हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और कल का टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया साउंड, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और आप लोग उसको पार्ट 1 जो था उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए। फिर आज हम लोग पार्ट 2 उसके आगे का जो भी रह गया था आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चों ने नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इसको देखिए क्योंकि वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और कल हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड में फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आज हम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिर वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ये सब चीज़ें जो है। और कितने ऑडिबल साउंड क्या होते हैं हमारे, इंफ्रासोनिक क्या होता है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैं चीजें, ये साउंड ऐसा चैप्टर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप ना इस चीजों को रिलेट करिए, मतलब सोचिए कि अगर आप जो चीजें ना रिलेट करेंगे रियल लाइफ से तो आप इस चीजों को कभी भूलेंगे नहीं। तो आप अच्छे से मतलब समझिए, चीजों को रिलेट करिए। कि जैसे मान लिया एम्पलीट्यूड है, अब एम्पलीट्यूड के बारे में जब मैं बताऊं कि एम्पलीट्यूड ये होता है, फिर आप रियल लाइफ में सोचो अच्छा ये एम्पलीट्यूड है, ऐसे ये वर्क करता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आप ना चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। तो फिर साइंस ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको अच्छी लगती है, उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन ड्यूरिंग अ वेव ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कल जैसे मैंने एक पेंडुलम का एग्जांपल बताया था, तो मान लीजिए हमारा पेंडुलम है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या था कि मान लीजिए वो एक सेकंड में जितना भी ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, एक सेकंड में मान लीजिए यहाँ से गया अपने आके पोजीशन पे रुक गया, तो मैंने बताया था क्या, मान लो वो 50 ऑसिलेशन एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। उतने पीरियड में वो अपना ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। तो वो जो ऑसिलेशन है जो पूरा कर रहा है, तो मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, अगर वो मान लीजिए बहुत तेज तेज कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, तो वो जितनी ऊंचाई तक जा रहा है और फिर आ रहा है, तो वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो वैसे ही इसमें है, जैसे कि क्या है, ये मान लीजिए हमारा वेव है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जो साउंड हम लोग जो बोल रहे हैं, तो उसमें जो हमारा मेन पॉइंट होता है, जो मेन पॉइंट होता है, तो वो उसके बीच जो सबसे उसके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हमारा एम्पलीट्यूड यही है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग अ वेव ऑसिलेशन। मान लीजिए ये हमारा वेव ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि जो हमारा मेन पॉइंट है इक्विलिब्रियम, तो उसके बीच में जो ड्यूरिंग ऑसिलेशन के टाइम जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड का वर्क क्या होता है कि एम्पलीट्यूड तो ठीक हमें पता चल गया, लेकिन इसका काम क्या करता है। तो एम्पलीट्यूड का काम है, जैसे लार्ज एम्पलीट्यूड तो लाउडर साउंड, और स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब स्लो साउंड। तो इस कैसे लार्ज साउंड, और ये मतलब कि जैसे मान लो अभी हम बहुत तेज बोले, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम जो है साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो अब ये क्या हुआ, लार्ज साउंड, मतलब मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा तेज हाई हुआ, ठीक। तो ये हाई एम्पलीट्यूड हुआ। और इसी को मान लो मैं नॉर्मल बोलूँ, आज हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, मतलब लो एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड का काम बस लाउडर साउंड और लो साउंड करने का काम एम्पलीट्यूड का होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेव तो बताई थी मैंने कि वेव क्या होती है। अब वेवलेंथ क्या है, तो द डिस्टेंस, ये बिटवीन लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन पीक और क्रेस्ट और कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन ट्रफ इन अ साउंड वेव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी वेव्स जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा वेव्स है, अभी मैंने बताया था कि वेव्स दो प्रकार से जाती हैं। पहली बात तो दो बताई थी, कौन कौन सी मोशन के बेस पे कौन कौन सी होती, एक ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर वेव कैसे जाती हैं, परपेंडिकुलर जाती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल कैसे बताया था, स्ट्रेट जाती हैं वेव्स, क्या कैसे जाती हैं, स्ट्रेट जाती हैं, ठीक है। तो वो मैंने बताया था, आपको याद करने का तरीका भी बताया था, पीटी स्लीप लेटर।
आप ऐसे याद कर सकते हैं PTSL, मतलब परपेंडिकुलर वेव तो ट्रांसवर्स, और स्ट्रेट तो लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो अब ये बताइए कौन सी है, ये हमारी कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में क्या है, अब ये मान लीजिए हमारा क्रस्ट है, ठीक, और ये हमारा ट्रफ है। तो ये क्रस्ट से ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, बस यही हमारा वेवलेंथ है। इसमें कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन पीक और क्रेस्ट और कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन ट्रफ इन अ साउंड वेव। तो जो भी हमारे साउंड वेव होता है उनके बीच की क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो भी दूरी होती है या कंप्रेशन या रिफ्लेक्शन के बीच में जो दूरी होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये हमारा वेवलेंथ है। ये तो हमारा ट्रांसवर्स का एग्जांपल है। अगर लॉन्गिट्यूडनल में देखें तो कैसे, तो ये मान लीजिए हमारा लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है। ठीक, यहां से हमारी जैसे साउंड आई, स्पीकर कैसा होना है, यहां से साउंड निकल रही है, तो पहले क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है हमारा। तो उसके बाद तो ये जो वेवलेंथ कहां से कहां तक मेजर करते हैं, तो एक जो सर्कल वो पूरा करता है अपना, मतलब कंप्रेशन रिफ्लेक्शन फिर आके कंप्रेशन में रुकना, वो हमारा उतनी वहां से वहां तक की दूरी हमारा क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ आपको समझ में आ गया कि वेवलेंथ क्या होती है, जो हमारा क्रस्ट से तरफ या फिर कंप्रेशन से रिफ्लेक्शन मतलब जो वन ऑसिलेशन पूरा करता है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन कंप्रेशन, उसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड वेव पर यूनिट टाइम। इसके एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि मतलब कितने समय में कितनी वो दूरी तय की। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है हमारा। ठीक, और ये डिस्टेंस मतलब कितनी उसने दूरी तय की। अब जो हमारी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मान लो एस अपॉन टी, हमने ऐसे लिख दिया डिस्टेंस को कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं, मतलब लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, अब इसको लैम्डा से लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, उसके पीछे भी रीजन मैंने अभी बताया था। क्या बताया था, मान लीजिए ये जैसे डायग्राम एक बनाया था, ऐसे करके डायग्राम एक बनाया था, तो उसके मैंने बताया था जो ऊपर जो इसका यहाँ से क्रस्ट से और ये जो इसका जो मेन पॉइंट होता है, ये जो इसका मेन पॉइंट है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो हमारा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो मतलब दूरी क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ हमारा, तो डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ हुआ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को जब हमारा ये वेवलेंथ है तो हम लैम्डा से लिख सकते हैं, ये हमारा वेवलेंथ। ठीक, इतना समझ में आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज और, दूसरा ये लैम्डा अपॉन टाइम तो हुआ। अब इसको हम अगर और डिराइव करना चाहें तो कैसे डिराइव करेंगे, समझना आराम से। ठीक है, अगर और अब पीछे जो लेक्चर लिया था पार्ट 1 में, उसमें मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी क्या बताई थी, 1/t, मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी 1/t, ये हमारा फ्रीक्वेंसी 1/टाइम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसको जो है हम म्यू लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं कि 1/टाइम। अब कैसे लिख सकते हैं, ये भी इसको भी डिराइव कर दे रहे हैं। मान लो लैम्डा हमने ऐसे बाहर निकाल लिया। ठीक, अब ये हमारा इनटू में ही है, और ये 1/, यहाँ पे t हमारा नीचे आ गया, 1/t। अब ये जो 1/t है, कट गया, ये मान लो 1/t। ठीक, ये अब जो अगर इतने पोर्शन को देखा जाए और ये पोर्शन सेम है, तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी ही तो हुई। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो वो सेम चीज देखो लिखी हुई है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हमारी स्पीड क्या हो गई, जितनी भी उसकी वेवलेंथ होगी, मतलब स्पीड हमारी क्या हो गई, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा ड्राइव करके एक का फॉर्मूला हमारा निकल आया। ठीक है, अब ये जो हमारी स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है। मान लो हमने स्पीड तो पता कर लिया, ठीक, लेकिन ये डिपेंड किस पे करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर स्पीड हमारी किस पे डिपेंड करती है। तो अब सोचो कि स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होगी, मतलब हमारा मीडियम है सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैक्यूम में हमारा साउंड हमें सुनाई नहीं देता है। अब 3 हमारे मीडियम है, तो अब सोचो कि सबसे ज्यादा साउंड किस में सुनाई दे सकती है। तो जो सबसे ज्यादा साउंड होता है, तो मैं ही बता दे रही हूँ, जो सबसे ज्यादा हमें साउंड सुनाई देता है वो सॉलिड में सुनाई देता है।
उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैस में और वैक्यूम में सुनाई नहीं देता। जो सीटेट का एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है कि हमें जो साउंड है वो सबसे ज्यादा किसमें सुनाई देता है, एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मतलब सब किसमें साउंड नहीं सुनाई देता, तो वैक्यूम, मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि वैक्यूम में साउंड नहीं सुनाई देता क्योंकि उसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है और साउंड को सुनने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर में क्या होता है, हमें साउंड क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो हमें क्या होता है, साउंड जो है हमें तेज सुनाई देगा, अगर टेम्परेचर हमारा घटा तो साउंड हमें कम सुनाई देगा। जैसे कि मान लो टेम्परेचर इंक्रीजेस, sound also increases। ठीक, और if temperature decreases, sound also decreases। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में, मान लीजिए जैसे गर्मियां चल रही है, अभी तो गर्मी ही चल रही है। ठीक, तो गर्मियों में क्या होता है कि अगर कोई कुछ भी बोलता है, धीरे से बात कर रहा है या तेज बोल रहा है या फिर कहीं दूर भी बोल रहा है ना, वो चीजें हमें सुनाई देती हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। जितना भी टेम्परेचर हाई होगा उतना हमें ज्यादा सुनाई देगा। और यही ठंडियों में ले लो, ठंडियों में कोई दूर खड़ा होकर आवाज भी कोई देता है ना तो हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता है। ये मान के चलिए अगर आप 0 डिग्री या माइनस डिग्री सेल्सियस में चले जाइए तो आप, क्योंकि वहां इतना लो टेम्परेचर हो जाता है कि आप जब बोलेंगे ना तो वहां पे मतलब बहुत कम सुनाई देगा। इसीलिए जितना भी टेम्परेचर हाई होगा बढ़ेगा उतना हमें साउंड तेज सुनाई देगी, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना हमें साउंड कम सुनाई देगा। तो इन पर हमारे डिपेंड करते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, बिजली तो देखी होगी कड़कते हुए, अभी आजकल तो बारिश भी हो रही है तो बिजली आपने देखी होगी। कभी ये सोचा है कि मतलब बिजली तो पहले कड़कती लेकिन साउंड हमें थोड़ा बाद में सुनाई देता है, मतलब कुछ टाइम लगता है, मतलब ऐसा भी नहीं 5 मिनट बाद सुनाई दे, लेकिन कुछ टाइम लगता है। पहले तुरंत बिजली कड़की फिर उसके बाद हमें कुछ सेकंड बाद आवाज सुनाई दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लाइट है, लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड दोनों कंपैरिजन किया जाए तो लाइट की स्पीड ज्यादा तेज है। इस वजह से अब बिजली कड़कने में दो का रोल है, एक लाइट भी जलती है, बिजली कड़कती है, दूसरा क्या होता है साउंड भी जनरेट होता है। तो जो लाइट की स्पीड होती है उसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड, लाइट सोचो इतनी रफ्तार से आती है, ठीक है, और साउंड की स्पीड बहुत कम होती है, मतलब लाइट के कंपैरिजन में कम होती है। तो इस वजह से जब भी बिजली कड़कती है तो बिजली पहले हमको मतलब बिजली की लाइट हमें पहले दिख जाती है, उसके बाद हमें उसका साउंड सुनाई देता। बस ये रीजन होता है जो बिजली कड़कने का कि मतलब पहले बिजली कड़कती फिर हमें आवाज आती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये चीज। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है या फिर जो भी चीजें मतलब कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। और सीटेट के एग्जाम में साइंस, ज्यादातर जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं तो उनका साइंस में ही दिक्कत होती है, साइंस की वजह से पेपर उनका कहीं ना कहीं 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से रह जाता है। तो आप साइंस को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जो है अच्छे नंबर ले आए, आप सब सीटेट पास करिए। तो स्पीड हमें समझ में, स्पीड आप लोग को समझ में आ गया कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे डिराइव हुआ, कैसे इसका फार्मूला निकल के आया। तो लास्ट में जाके जो फार्मूला बनता है स्पीड ऑफ साउंड इंटू वेवलेंथ, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल कर आया। इसके बेस पर वैसे सीटेट में न्यूमेरिकल तो बहुत कम आते हैं, मान लीजिए इनकेस कहीं 1-2 क्वेश्चन आ गया तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्पीड में ही 2 स्पीड और होती हैं, सुपरसोनिक और सोनिक स्पीड। अब ये क्या होती है इनके, सुपरसोनिक स्पीड और सोनिक बूम, ये क्या होता है। सुपरसोनिक स्पीड मतलब when the object travel faster than the speed of sound, it is moving at supersonic speed. Example, bullet, jet, aircraft. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि वो साउंड से भी ज्यादा तेज मतलब ट्रेवल करे तो वो सुपरसोनिक स्पीड में आ जाता है। जैसे कि बुलेट
जेट एयरक्राफ्ट, माना कि जैसे बुलेट है हमारा, जैसे कोई मान लो कोई गोली चली धार, ठीक, तो उसके आवाज से पहले वो गोली वहां पे पहुंच गई, ठीक, वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वो साउंड से पहले वो ऑब्जेक्ट वहां पहुंच गया, वो केस किस में पहुंच जाता है, सुपरसोनिक में। ऐसे ही एग्जांपल है जेट क्राफ्ट, ठीक है। सोनिक बूम क्या होता है कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो सुपरसोनिक का ऑब्जेक्ट है, तो वो मान लीजिए जैसे गोली, जो बंदूक चली, ठीक है, मान लो उसकी गोली की जो आवाज आई, या जो जेट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, मान लो जेट एयरक्राफ्ट है, तो उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि जब मान लो वो उड़ा, ठीक है, जेट क्राफ्ट उड़ा, तो इतनी तेज वो आवाज होती है कि मतलब हम लोग को जैसे जो उसकी आवाज, जो उसके वेव्स हैं हवा में, तो वो इतना ज्यादा शॉक करता है कि मतलब उससे कई चीजें जैसे डैमेज हो सकती हैं, जैसे कि मान लो बिल्डिंग डैमेज हो सकती है अगर हम आसपास अपने नियरेस्ट में करते, इसलिए क्या होता है जेट क्राफ्ट भी उड़ाते हैं काफी मतलब खाली प्लेस में, ठीक है। तो जैसे बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, हमारे घर के ग्लास कांच जो होते हैं, जो खिड़कियां लगी होती हैं, कांच लगे होते हैं खिड़कियों में, जो वो डैमेज हो सकते हैं, तो वो हमारे केस में आता है, वो सोनिक बूम केस में आ जाता है। तो ये हमारा सुपरसोनिक स्पीड, ये सोनिक बूम। तो ये नया टॉपिक है, ये सीटेट में पूछते नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पूछना है। अभी तक ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कब क्या पूछ ले, कुछ नहीं पता। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि ये हमारा एक रॉड है, ठीक, उसमें हमने दो ट्यूब लिया और एक बीच में ये क्या किया, ये एक इमेजिनरी लाइन डाली, ठीक है, और ये एक इमेजिन जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये हमने मान लो यहाँ ये हमारा साउंड है, यहाँ से हमने कुछ बोला, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके गया, ये हमारी ऐसे वेव गई हमारी, यहाँ से गई, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, और उसके बाद आके ये हमारा यहाँ पे हमारे कानों में आके वो ध्वनि सुनाई दी, यहाँ पे हमारा साउंड क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो ये रिफ्लेक्शन क्या है, ये जो आई इंसिडेंट वेव, यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसके थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, फिर जो दूसरा एंगल बनता है जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जिसके थ्रू हमें सुनाई देता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का प्रोसेस क्या है कि एक रॉड है, उसमें हमने दो ट्यूब लिया, तो एक एंगल बनता है जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, इन दो एंगल की वजह से जो है हमें चीजें सुनाई देती हैं। जैसे इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, जैसे ये इंसिडेंट साउंड वेव हुआ और ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हुआ। एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, और जो नॉर्मल लाइन है जो हमारी, वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइन के सेम प्लेन पे आके रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट कंडीशन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ जो साउंड है, वो जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ, ये जो दोनों एंगल है आई और आर, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों एंगल हमेशा क्या होगा, हमेशा बराबर होंगे। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का प्रोसेस है, और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो हमारा एको है और रिवर्बरेशन है, एको और रिवर्बरेशन में अंतर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। दोनों में बहुत अंतर है। कभी कभी हम लोग को क्या लगता है, एको और रिवर्बरेशन मतलब कि जैसे हम लोग पहाड़ पे क्या बोलते हैं, जैसे तेज आवाज बोलते हैं तो आवाज गूंजती है, तो वो क्या होता है, एको। और रिवर्बरेशन क्या होता है, जैसे हम लोग मान लो एक हॉल है और या फिर बाथरूम में जैसे कोई आवाज गूंज रही है, तो उसे हम लोग कभी कभी इको बोल देते हैं, लेकिन वो इको नहीं होता है, वो क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है। तो इन दोनों चीज में अंतर है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने केवल रिफ्लेक्शन जाना कि कैसे रिफ्लेक्शन साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे इको क्या है हमारा, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, जो हम लोग कोई चीज बोला वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास है, ये हमारा इको हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इको पढ़ेंगे, रिवर्बरेशन पढ़ेंगे, मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और हमें साउंड, ऑडिबल साउंड कौन कौन से होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में पूरा चैप्टर साउंड कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।